दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजरमेंट लेते हैं या मेजर करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट इज मेजरमेंट है, तो हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ध्यान देना, एग्जांपल से समझो, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एटसेट्रा। मतलब यदि डेफिनेशन नहीं लिखा हो, चलो थोड़ा सा हम लिख देते हैं, बाकी हम डेफिनेशन लिखाए हुए हैं, दोस्त से शेयर कर लेना। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude। मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी, मेजरमेंट। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction। एग्जांपल यदि हम लोग देखें, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एटसेट्रा। देखोगे हम लोग जो भी चीजें मेजर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और मेजरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट है उसमें, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मेजरमेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम बोलेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे टाइम, जब भी हम बोलते हैं टाइम का जिक्र करते हैं कि 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, वहां पे डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है क्या? कभी डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। कभी हम लोग मास का जिक्र करते हैं कि 1 केजी पोटैटो, 5 केजी राइस, तो जब भी हम लोग किलोग्राम में हम लोग कोई क्वांटिटी को लेते हैं, मतलब मास एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या वहां पे हम लोग डायरेक्शन मेंशन करते हैं? नहीं करते। तो सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, जब भी हम लोग फोर्स का बात करते हैं कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई किए, तो ये भी बात आती है कि 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ। यदि ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है ईस्ट डायरेक्शन की ओर, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ईस्ट डायरेक्शन की ओर। लेकिन यदि हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन की ओर, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा किधर? वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसमें मेजरमेंट क्वांटिटी के साथ साथ इसमें डायरेक्शन का भी बात या जिक्र होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ में आया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? बताओगे? एनी डाउट? चलिए नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जो चैप्टर है उस पर हम आएंगे, उसके बारे में बता। देखो फोर्स, सिंपल लैंग्वेज में यदि बोले, फोर्स का मतलब क्या है? एनी पुल और पुश इज नॉन एज फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? या तो हम इसको पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं। तो
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और एनी पुल और पुश इज नॉन एज force. It is a vector quantity. Its SI unit is Newton and its CGS unit is dyne. ठीक है, देखोगे फोर्स, फोर्स का मतलब क्या डिफाइन यदि हम लोग करेंगे, मतलब एनी पुल और पुश इज नॉन एज फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट को यदि हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है का क्या मतलब है, जब भी बोल रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहां से, बताओगे? बोलो शुभोजीत। देखो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या, कि फोर्स का जब भी हम लोग जिक्र करते हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इसको मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन में। सर आइजक न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था और उसी के ऑनर पे दिया गया है इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसका, न्यूटन। और न्यूटन का छोटा यूनिट क्या है कि यदि हम लोग सीजीएस यूनिट यूज करें, छोटा यूनिट यूज करेंगे तो इसका छोटा यूनिट क्या है, डाइन। ठीक है, तो ये है। अच्छा देखो, यदि हम लोग बात करें कि फोर्स, फोर्स के टाइप्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्या क्या टाइप्स होगा फोर्स का, कुछ बता सकते हो? टाइप्स ऑफ फोर्स, तो हालांकि बस एग्जांपल हम समझा दे रहे हैं, बाकी ये सब आपके चैप्टर में नहीं है, तो बस टाइप्स ऑफ फोर्स का एग्जांपल जानते हैं। एक आपका हो गया कांटेक्ट फोर्स, दूसरा हुआ नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या होगा देखोगे, फर्स्ट यदि हम कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल लिए, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या कि कोई इस तरह का फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट होगा, मतलब कांटेक्ट होगा, टच होगा, तभी फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम इस व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं, अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, अपने मसल्स के थ्रू हम फोर्स लगा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, पुश कर रहे हैं इसको, तो हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जब तक हम इसको टच नहीं करेंगे, व्हाइट बोर्ड को टच नहीं करेंगे, तब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे मस्कुलर फोर्स क्या है, कांटेक्ट होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी अप्लाई होगा, तो मस्कुलर फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। एक एग्जांपल हुआ मस्कुलर फोर्स। दूसरा कुछ एग्जांपल चलो हम लोग जानते हैं, फ्रिक्शन। याद करना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस पे जब मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, तो जब मूव करता है तो कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, तभी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि हम लोग जब चलते भी हैं तो हम यदि मूव कर रहे हैं तो जब हम पांव उठाते हैं अपने फीट को, क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं,
पीछे की ओर धक्का देते हैं और रिएक्शन के तौर पर हम एक्शन लगाए अर्थ पर पीछे की ओर, अर्थ हमारे फीट पे फोर्स लगाए आगे की ओर रिएक्शन के तौर पर और हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ये देखो कि जब फीट जो है, जो सोल है, वो पीछे की ओर जब धक्का दे रहा है, वो मूव कर रहा है पीछे की ओर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब आगे की ओर एक फोर्स लगता है कांटेक्ट सरफेस पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, और ये यदि फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, हम फिसल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। और भी यदि हम लोग बात करें, कोई भी स्ट्रिंग पे कोई यदि धागा है, कोई एक स्ट्रिंग को होल्ड करके यदि हम खींच रहे हैं, तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंशन। या ऐसा भी सोच सकते हो कि यदि हम क्या किए हैं, एक बॉल को हम सस्पेंड कर दिए, लटका दिए एक स्ट्रिंग के सहारे, तो स्ट्रिंग क्या कर रहा है, इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। बॉल का वेट जो है, इसका जो वजन है, नीचे की ओर जाना चाह रहा है, उसके वेट के कारण बॉल नीचे की ओर मूव करना चाह रहा है। लेकिन ऊपर की ओर कौन फोर्स लगा रहा है, टेंशन, स्ट्रिंग। ये भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, देखो आगे नॉन कांटेक्ट फोर्स का यदि हम लोग बात करें, नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स बस तीन ही है। एक आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल करता है। एक मैग्नेट एक आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है दूर से ही, मतलब फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट सम फोर्सेस कैन बी अप्लाइड, और जिसको हम क्या बोलेंगे, विच आर नॉन एज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये तीन है, मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी का एक एग्जांपल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम रिलीज करते हैं तो वो किधर जाता है, नीचे की ओर, अर्थ के सरफेस में जाकर टकराता है। क्यों, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बिना फिजिकल कांटेक्ट के अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलो या ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो चलो इसमें कई एग्जांपल लिखते हैं। पहला हम क्या बोले, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद करना, दो चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज यदि है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो दो चार्जेस क्या है, दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। ठीक है,
अब देखोगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है हमें, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। मतलब कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स यदि हम अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, आप बताओगे। पहले बताओ क्या 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 चेंजेस ला सकता है ऑब्जेक्ट में, वही लिखेंगे यदि सही है तो। आंसर कर सकते हो इसका? बोलो। देखो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, पहला हो सकता है कि उसका शेप चेंज हो जाए। एक रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई किए, पुल किए, स्ट्रेच कर दिया। कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक टेनिस बॉल है, उसको हम पुश किए, शेप चेंज हो गया। टमाटो है, पुश किए, इस तरह से क्रस्ट हो जाता है, मतलब पूरा उसका शेप ही चेंज हो जाता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकता है। डेफिनेटली चेंज करेगा ये नहीं बोल रहे हैं। हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या दीवार का शेप दीवार का शेप चेंज हुआ क्या? नहीं। दैट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो उसको मूव करा सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड को बढ़ा सकता है, उसके स्पीड को घटा सकता है, डिक्रीज कर सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। या ये भी हो सकता है कि भाई मूविंग ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मान लो मूव कर रहा है, तो स्पीड वही है, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो what are the effect of a force? Then we can say that a force can change shape of an object. A force can make a stationary object move। एक स्टेशनरी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। A force can change the direction of a moving object। A force can increase or decrease the speed of a moving object। तो ये सब चेंजेज है जो कोई एक फोर्स ला सकता है किसी ऑब्जेक्ट में। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। और ध्यान देना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में फोर्स को डिफाइन किया गया है इसके इफेक्ट के ही अनुसार। क्या बोला गया कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर से अप्लाई होने वाला एक एक्सटर्नल फैक्टर है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर which can change the shape of an object or state of rest or state of motion of an object। मतलब फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, कॉज है, जो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस ला सकता है, या ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट की रुके हुए पोजीशन को चेंजेस ला सकता है, मोशन के पोजीशन में चेंजेस ला सकता है। मोशन में क्या क्या कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या रोक सकता है, या उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चलो ठीक है, लिखा देते हैं।
ठीक है, देखोगे इसके जस्ट बाद फिर एक है टॉपिक आपका बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसको हम लोग क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, देखो तो ध्यान देना, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है फ्लोर पे पड़ा हुआ, यदि ऐसा है कि इधर से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, हम इधर से मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, कोई एक दूसरा आदमी है उधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो दोनों मिलके टोटल कितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है ये बताओ। बताओगे क्या 20 न्यूटन कि 0 न्यूटन? हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी वीडियो पॉज हो गई थी अभी। अब आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, ये बताओगे दो फोर्सेस है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं कोई एक ऑब्जेक्ट पे, तो दोनों फोर्स मिलके कितना होगा, 10 और 10 20 होगा कि 0 होगा? 10 और 20। 10 और 10 दोनों मिलकर 20 हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। नहीं, 0 सर, 0 0 0। यदि सेम डायरेक्शन में हो, यदि ऐसा होता 10 न्यूटन और फिर 10 न्यूटन, जब सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, और यदि ये 10 न्यूटन है और एक अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग -10 न्यूटन बोलेंगे। तो इसका टोटल रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू कितना है, 0 न्यूटन। तो हम बोलेंगे टोटल रिजल्टेंट वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन प्लस जो कितना आया, 0 न्यूटन। मतलब यदि किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक फोर्स एक्ट कर रहा है और उसका रिजल्टेंट वैल्यू, टोटल ओवरऑल वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू यदि 0 न्यूटन है तो इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस कर रहा है, कैंसल कर रहा है। दो से ज्यादा भी हो सकता है, एक 10 न्यूटन इधर लगाया है, इधर एक 7 न्यूटन और 3 न्यूटन। ठीक है, तो ये 7 न्यूटन और 3 न्यूटन जो है मिल गया, 7 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों मिल गया 10 न्यूटन हुआ। नेगेटिव 10 न्यूटन बोलेंगे और इधर से बोलेंगे पॉजिटिव 10 न्यूटन, 0 हो जाएगा। यस। तो दो या दो से अधिक फोर्सेस जिसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस है। दैट इज एक दूसरे को कैंसल कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो कभी भी बैलेंस्ड फोर्सेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंजेस नहीं लाता है। मतलब ऑब्जेक्ट यदि रुका है तो रुका ही रहेगा बैलेंस्ड फोर्सेस के कारण। ऑब्जेक्ट यदि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, अब हम बैलेंस्ड फोर्सेस लगाए, दो फोर्स लगाए, लेकिन रिजल्टेंट वैल्यू कितना, 0। तो भाई जितना स्पीड था उसी स्पीड से मूव करता है, उसके मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस जो है कोई भी ऑब्जेक्ट में स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में कभी चेंजेस नहीं लाता है। लाता है तो कौन लाता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या, यदि हम इस तरह से बोल रहे हैं कि एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तरफ 10 न्यूटन और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 7 न्यूटन, तो हम बोलेंगे कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो बोलेंगे 10 न्यूटन माइनस, दोनों को ऐड ही करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में लिखेंगे। तो पता चला 10 माइनस 7 कितना आया, 3 न्यूटन। मतलब ऑब्जेक्ट में ओवरऑल कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 3 न्यूटन। 7 न्यूटन इधर से लगा, इधर के 7 न्यूटन को वो बैलेंस किया, लेकिन और थोड़ा ज्यादा फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, तो यहाँ पे 3 न्यूटन का जो फोर्स है वो कैंसल नहीं हो पा रहा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 3 न्यूटन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
two or more than two forces having resultant value non zero, दो या दो से अधिक फोर्सेस हो जिसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, क्या ये डेफिनेशन लिख लोगे कि हम लिखा दें? लिख लेंगे सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या है, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आएगा। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है, इधर से कम फोर्स लग रहा है, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगा दिए, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के स्टेट में क्या होगा, चेंजेस आ सकता है। ठीक है, ये तो ये जरूर आप कंप्लीट करना। बैलेंस फोर्सेस, व्हाट या डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस लिख देते हैं। ठीक, ये लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा और ये आपका होमवर्क है, लिखोगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो देखोगे, अब हम लोग मोशन का टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुक निकाल लोगे, बुक है ना जी आपके पास, बुक निकाल लोगे जरूर। दो टाइप के मोशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन। ठीक है, देखो क्या है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में, बस हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखोगे खुद से। ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है, ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ और इन अ कर्व इज नॉन एज ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब देखो, ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट मास सेम डिस्टेंस कवर किया है। जैसे देखोगे, यदि हम बोलेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, एक ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक यदि आ रहा है, तो हम क्या देखें, मान लो कि पहले ए पोजीशन पे था, बाद में आया बी पोजीशन, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जब आ गया, यहाँ पे कई पॉइंट मास के बारे में सोचते हैं। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, चलो हम दो पार्टिकल के बारे में सोचते हैं या तीन पार्टिकल के बारे में सोचते हैं। एक है टी
ये है आर, यहाँ पे भी पी क्यू आर। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, मान लो कि 2 मीटर तक डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब क्या है, देखोगे इसका मतलब क्या देख रहे हैं, ये जो पी पॉइंट है ये 2 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, ये क्यू पॉइंट भी 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ये आर पॉइंट भी क्या है 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो जब इस तरह का मोशन हो कि ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा या कोई एक कर्व भी हो सकता है उसमें ट्रेवल करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। और ध्यान देना, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फोर्स। कोई एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, फोर्स अप्लाई होगा तो वो क्या होगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, फोर्स। या मोशन में चेंजेस भी यदि लाना है, ट्रांसलेटरी मोशन में यदि चेंजेस भी लाना है तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स। लेकिन रोटेटरी मोशन का जब हम लोग बात करते हैं, देखोगे रोटेटरी मोशन, जैसे मान लो जैसे स्पिन एक लट्टू ही मान लो कि रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, इस तरह का सोचते हैं। ध्यान देना, एक स्पिन है जो रोटेट कर रहा है। अच्छा चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट हम एज्यूम करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे P, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे P, एक पॉइंट यहाँ पे Q और एक पॉइंट यहाँ पे R। जब ये रोटेट कर रहा है, कोई एक एक्सिस के अलग रोटेट कर रहा है, समझो यहाँ पे खड़ा होके क्या हो रहा है, वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। मतलब यहाँ पे यदि स्पिन के सरफेस पे यदि पॉइंट P है तो ये पूरा का पूरा एक पूरा चक्कर घूम रहा है। लेकिन स्पिन के अंदर कोई पार्ट में यदि स्पिन के अंदर कोई पार्ट में एक पॉइंट है तो उसके लिए रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। अंदर में है ये पॉइंट तो इसके लिए रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। पे सरफेस पे है, इसके लिए रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। आर पे है, आर मतलब यदि एक्सिस पे है लेकिन डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया है, अपनी ही जगह पे रोटेट कर रहा है। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, लेकिन क्या इसका जो अलग अलग पार्टिकल्स है अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। ठीक है, ये समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, बोलोगे, बताओगे, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है कि नहीं, बताओगे। देखो तो अभी हम क्या बताया कि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फोर्स, रोटेटरी मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। फॉर रोटेटरी मोशन टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल, टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ अ फोर्स।
ठीक है। तो रोटेटरी मोशन के लिए टॉर्क रेस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डेफिनेशन लिख लोगे जरूर। डिफाइन, ये भी होमवर्क है। डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, बुक में दिया हुआ है, ये लिखोगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? देखो, टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ, इसका डेफिनेशन लिखा दे रहा है, फिर इसको हम समझाते हैं। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस distance of perpendicular distance between axis of rotation and line of action of the force. Line of action of the force is called torque. It is denoted by torque. Its SI unit is Newton meter. It is a vector quantity. देखो ध्यान देना, टॉर्क एक एग्जांपल से समझो क्या होता है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक सर्कुलर डिस्क है, एज्यूम करते हैं कि एक सर्कुलर डिस्क है और यह पाइवोट किया गया है एक पॉइंट पे, मतलब बीच में एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया, ठीक है, और ये मूवेबल है। यदि हम इस तरह से हम घुमाएंगे तो वो घूमेगा। अब क्या करते हैं, यदि हम एक फोर्स लगाते हैं, सपोज एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हम फोर्स लगाए, ठीक है, इधर फोर्स लगाए, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, और जैसे ही 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, आप समझ सकते हो कि डिस्क इस तरह से है, जैसे जैसे हम झटका देंगे या फिर क्लिक करेंगे, मारेंगे, वो रोटेट करेगा, घूमेगा। तो देखो यहाँ पे जो रोटेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है,
तो ऑब्जेक्ट रोटेट करने के लिए सिर्फ फोर्स रेस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, फोर्स किस जगह पे अप्लाई हुआ है ये फैक्टर है। देखो ध्यान देना, यदि हम फोर्स यहां पे लगाएंगे, ध्यान देना, यदि हम फोर्स यहां पे लगा 10 न्यूटन का है, और फोर्स का जो डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स यदि पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब जिस पॉइंट का या जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट से यदि पास कर रहा है फोर्स का डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे फोर्स लगाए, यहाँ पे बिल्कुल जहां पे रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है मान लो, और इसी एक्सिस पे बिल्कुल कांटेक्ट टच करता हुआ यदि फोर्स जाएगा, उसका डायरेक्शन यदि उसी डायरेक्शन में यदि है, तो ऑब्जेक्ट ये रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, मान लो कि ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ है ना, कि मान लो कि एक डिस्क है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, और इस तरह से क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। जैसे स्पिनर देखते हो, स्पिनर देखते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, मिडिल वाला पार्ट, और वो घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यदि हम इस तरह से फोर्स अप्लाई किए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स जिधर लगा रहे हैं उसका जो डायरेक्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से यदि गुजर रहा है, तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स। फोर्स चलो लिए 10 न्यूटन, और एक डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। डिस्टेंस किसका लेंगे, जो हम फोर्स अप्लाई किए हैं, फोर्स का डायरेक्शन इधर जा रहा है, इधर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, तो बिल्कुल वहीं टच करता हुआ जा रहा है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0। तो 10 न्यूटन इंटू 0, होल वैल्यू कितना होगा, 0। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, 0, इसलिए ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे फोर्स लगाए हैं, चलो इसको हटाते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोर्स लगाए हैं, इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन जो है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ये हुआ, इस लाइन को यदि बढ़ाए तो ये हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो यहां से फोर्स का जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये, इसको हम बोलेंगे आर। फोर्स का जो डायरेक्शन है इसको हम बढ़ा दिए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, आर। मान लो कि ये है 10 सेंटीमीटर, सपोज ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब मीटर में यदि हम लोग बोले तो कितना होगा, 0.1 मीटर, बाय 100 किए तो 0.1 मीटर। तो अब हम बोलेंगे इसमें एग्जांपल जो हम लोग लिए हैं कि यहाँ पे टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, टॉर्क, टॉर्क का सिंबल है ये, तो हम बोलेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे 10 इंटू 0.1, तो वैल्यू आएगा कितना, 1, और इसका एसआई यूनिट क्या है, फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो एसआई यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर। मतलब कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, यही है टॉर्क। समझे, कोई दिक्कत है, एक जो एग्जांपल हम समझाए ये एग्जांपल समझ गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। टॉर्क का डेफिनेशन और एग्जांपल समझ गए, बताओगे, हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें, ना। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, मिटा दे ये। ये सर मिटा दीजिए। देखो अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं टॉर्क से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, देखो देखोगे, चलो एग्जांपल समझते हैं। एक डोर है जो दरवाजा हम लोग घर में लगाते हैं। देखो डोर में देखते होंगे कि हैंडल जो रहता है, हैंडल सबसे एंड पे रखते हैं। ये हैंडल, सपोज ये हैंडल, हैंडल को एंड पे क्यों रखते हैं? सोचो, जब भी हम मान लो कि दरवाजा क्या है, इस तरह से खुला है, ठीक है, इसको हम बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इस तरह से आके इस तरह से बंद हो, ठीक है। ध्यान देना, एक बुक का यूज करके देखो, ये मान लो इस तरह से दरवाजा खुला हुआ है, इसको क्या कर रहे हैं हम? बंद कर रहे हैं। तो हैंडल यहाँ पे होता है, एंड पे होता है, इस तरह से हम होल्ड करके क्या करते हैं? इस तरह से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एंड पे ही हैंडल क्यों होता है? क्योंकि जो डोर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जो घर में एक लकड़ी का एक पूरा जो फ्रेम है, जहां पे दरवाजा लटका हुआ होता है, फिक्स्ड रहता है, लकड़ी का जो फ्रेम है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और उसी के अराउंड क्या हो रहा है? ये रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरह से घूम रहा है। इसी के अराउंड क्या हो रहा है? ये घूम रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसी के अराउंड डोर क्या हो रहा है? इस तरह से खुल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ। यदि हम क्या करते हैं, दरवाजा मान लो कि खुला है, समझो दरवाजा यदि खुला है और आप फोर्स लगा रहे हो इस जगह पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी क्लोज, जो लकड़ी का फ्रेम है उसके बहुत सामने, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। अब धक्का देके बंद करने का कोशिश करना है, यहाँ पे धक्का देके बंद करने का कोशिश करना, आपको बहुत दिक्कत होगा बंद करने में, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तब वो बंद होगा। लेकिन हैंडल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी दूर है, काफी दूर होने के कारण क्या, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं आराम से बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, टॉर्क का जो वैल्यू है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब यदि हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे P पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स जहां लगा रहे हैं वहां का डिस्टेंस क्या है? बहुत कम होगा। तो कम डिस्टेंस होगा तो टॉर्क कम एक्ट करेगा, बंद नहीं होगा। तो भाई बंद करने के लिए हमको जितना टॉर्क चाहिए उसके लिए डिस्टेंस तो वही है। टॉर्क का वैल्यू बढ़ाना है तो हमको क्या बढ़ाना पड़ता है? फोर्स का वैल्यू बढ़ाना पड़ता है। तो फोर्स का वैल्यू बढ़ाना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दो तब दरवाजा खुलता है। लेकिन जब हैंडल काफी दूर है, इसका मतलब क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन और हैंडल के बीच का डिस्टेंस क्या है? काफी दूर, मान लो कि लगभग 1 मीटर के करीब होता है। डोर का जो विड्थ होता है, चौड़ाई लगभग 1 मीटर होता है, तो काफी डिस्टेंस हो जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन और हैंडल के बीच काफी डिस्टेंस हो जाता है। तो ये डिस्टेंस जब बढ़ता है तो टॉर्क का भी वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब हम कम फोर्स लगाते हैं तो भी क्या होता है? टॉर्क का वैल्यू ज्यादा एक्ट करता है, ये डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण। इस तरह से क्या होता है? डोर इजिली क्लोज हो जाता है या इजिली ओपन हो जाता है जब हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं। समझ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? बताओगे? चलो ठीक है, आगे देखो।
हम लोग जैसे 4 व्हीलर का बात करो, बड़ा व्हीकल मान लो कि ट्रक वगैरह का बात करो, तो उसमें जो स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग जो होता है उसका रेडियस बहुत ज्यादा होता है। क्यों ऐसा है समझो। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये एक लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हम लोग फोर्स कहां लगा रहे हैं, यहाँ पे हैंडल पकड़े हुए हैं, इस तरह से स्टीयरिंग पकड़े हैं और इस तरह से घुमा रहे हैं इधर। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। जब स्टीयरिंग का रेडियस ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जहां पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों के बीच क्या डिस्टेंस क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। मतलब हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो भी क्या होगा, आसानी से ये घूम जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी इजिली रोटेट कर पाता है, किस कारण से, ड्यू टू टॉर्क। ये आर का वैल्यू ज्यादा है तो टॉर्क का भी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो। और एक एग्जांपल लेते हैं, और भी इस तरह के कई एग्जांपल है। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, और बुक पढ़ोगे और भी कुछ एग्जांपल्स दिखेगा, जो समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछना। देखोगे कुछ नट वगैरह हम लोग खोलते हैं रेंच का यूज करके, तो रेंच का जो यूज करके हम लोग खोलते हैं, वो करना इस तरह से। उसका हैंडल क्या होता है, काफी बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जब हम नट को खोल रहे हैं, यहाँ पे नट इस तरह से है, इस तरह से फंसा के जब नट को हम लोग खोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम मान लो कि थोड़ा भी फोर्स लगाए, फोर्स का वैल्यू कम है, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, फोर्स हम लगा रहे हैं इधर, मान लो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस काफी ज्यादा हो रहा है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, टॉर्क ज्यादा एक्ट करेगा। मतलब कम फोर्स लगाते हैं फिर भी क्या होता है, आराम से नट जो है, जो टाइट है, काफी टाइट है, वो इजिली क्या होता है, खुल जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या एक्ट कर रहा है, टॉर्क। यहाँ पे जो इस नट है या स्क्रू है, वो मान लो कि रोटेट कर रहा है, रोटेशन यही है, और रोटेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टॉर्क। तो टॉर्क जो है, ये डिस्टेंस जब लेंथ ज्यादा होगा रेंज का, तो टॉर्क का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझ नहीं गए। सर। हाँ सर। चलो ठीक है। तो बुक में ध्यान देना, अभी जितना भी मोमेंट ऑफ ए फोर्स ये टॉपिक बताए हम, इसको आप आराम से अपने बुक के अनुसार पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो ये सब सारा चीज हम पहले पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो होमवर्क दिए हैं कुछ लिखने का, वो सब लिख भी लेना, ठीक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।